ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। संवेदा उर्दू ई क्लास में मैं आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ। मैं रेहाना परवीन, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल सिरगुप्पा से। बच्चों, आज हम 9वीं जमात का एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे इस सबक को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर चंद तस्वीरें दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, ये है मिट्टी, ये है पानी, सूरज की रोशनी, झरने, पहाड़, हवा। बच्चों, इनको हम मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, इनको हम कुदरती वसाइल कहते हैं। कुदरत में पाई जाने वाली अशिया जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कुदरती वसाइल कहलाते हैं। चलिए अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। जी हाँ, कुदरती वसाइल। दरअसल बच्चों, इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है और आज आप इसका पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 207 पर यह सबक मौजूद है, आप इसे देखिए। इस सबक के अहम नुकात पहले वीडियो के तहत इस तरह से हैं। इस सबक में हम जमीन के कुर्रों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, जिंदगी की सांस, जी हाँ, हवा के ताल्लुक से भी हम पढ़ेंगे। आबो हवा पर काबू करने में कुर्रे बाद का किरदार क्या है देखेंगे। हवा की हरकत और हवा के झोंके किस तरह से पैदा होते हैं, इसके ताल्लुक से भी हम जानकारी हासिल करेंगे। पानी के आम ज़राए और इसकी अहमियत क्या है, मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी का कटाव क्या है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ताल्लुक से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। जी हाँ, ये है हमारी जमीन। जमीन एक मुनफरद सैयारा है जहाँ पर जिंदगी पाई जाती है। क्यों? जी हाँ, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और ये तमाम वसाइल सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर दस्तयाब हैं। बच्चों, क्या ये तमाम वसाइल जानदार हैं? जी नहीं, ये गैर जानदार हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर ज़मीन 3 कुर्रों पर मुश्तमिल है। कुर्रे संग, कुर्रे आग और कुर्रे बाद। जमीन की बालाई सतह कुर्रे संग कहलाती है और कुर्रे आग, जी हाँ, जमीन का वो हिस्सा जो पानी से घिरा होता है कुर्रे आग कहलाता है। हवा जो पूरी जमीन को एक कंबल की तरह ढकी रहती है कुर्रे बाद, या फिर इसे हम फिजाई कुर्रा भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कुर्रे संग, कुर्रे आग और कुर्रे बाद की, जहाँ पर ये तीनों बाहम मिलते हैं और जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। कुर्रे हयात यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। तो फिर ये तमाम क्या हैं, ये वसाइल गैर जानदार हैं, इसलिए हम इनको गैर जानदार जुज़ कहते हैं।
जैसे कि हवा, सूरज की रोशनी, पानी, तपिश वगैरह वगैरह, जिनको हम क्या है बच्चों, अबायोटिक कहते हैं। जानदार जुज, जी हाँ, जानदार जुज नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार भी इसमें शामिल हैं, जिनको हम बायोटिक कहते हैं। बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे अहम है, जी हाँ, हवा। हवा में कौन कौन सी गैस मौजूद हैं? हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह बहुत सारी गैस इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें आबी बखारात भी मौजूद हैं। बच्चों, क्या मरीख और ज़हरा पर जिंदगी पाई गई है? जी नहीं, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है और वहां पर तकरीबन 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। लेकिन बच्चों, जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस महज एक कसरी फीसद में है। क्यों? जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हरे पौधे सूरज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके ग्लूकोज तैयार करते हैं और बहुत से समंदरी जानदार पानी में पिघले हुए कार्बोनेट को अपनी सीप तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आबो हवा पर काबू करने में कुर्रेबात का किरदार क्या है, ये देखते हैं। आपको यहाँ पर चंद तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जी हाँ, सूरज, जमीन, चांद। बच्चों, जमीन पर दिन में दर्जे हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर दर्जे हरारत में उतार चढ़ाव होता रहता है। हर जगह यही दर्जे हरारत नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। लेकिन चांद पर दिन में दर्जे हरारत 110 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -190 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि चांद और जमीन ये दोनों भी तकरीबन सूरज से मसावी फासले पर हैं। ये दोनों मसावी फासले पर रहने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी दर्जे हरारत क्यों है? जी हाँ बच्चों, ये देखिए, इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए। जब सूरज की शुआएं जमीन पर पड़ती हैं तो बच्चों, ये शुआएं कुर्रेबात से होते हुए जमीन के अंदर दाखिल होते हैं। कुर्रेबात में बहुत सारी शुआएं जज्ब हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज से आने वाली तमाम शुआएं जमीन के अंदर दाखिल नहीं होती। अब रात में यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर रात में हरारत जब बाहरी फिजा में खारिज होती है तो ये हरारत को दोबारा जो है खारिज होने से कुर्रेबात रोक देता है। लेकिन बच्चों, जब हम चांद पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर सूरज की शुआएं जो हैं सीधे सीधे चांद के अंदर दाखिल होती हैं और रात में जो है हरारत आसानी से खारिज हो जाती है। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्रेबात जमीन की दर्जे हरारत को एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल मुस्तकीम रखता है और रात के वक्त ये हरारत को बाहरी फिजा में निकल जाने से भी रोकता है। चलिए बच्चों, हवा की हरकत और हवा के झोंके कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो छोटी सी सरगर्मियों को अंजाम देंगे। इन सरगर्मियों को आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहली सरगर्मी के लिए हमें एक अगरबत्ती, माचिस, मोमबत्ती और एक बीकर की जरूरत होती है।
چلیے اب ہم یہاں پر ایک اگربتی کو جلاتے ہیں. تو آپ اگربتی کے دھوئیں پر غور کیجئے بچوں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اگربتی کا دھواں جو ہے چاروں طرف پھیل رہا ہے. چلیے اب ہم ایک موم بتی کو جلا کر بیکر میں رکھتے ہیں اور اس جلتی ہوئی اگربتی کو اس کے منہ کے قریب لاتے ہیں. تو دیکھیے بچوں، یہاں پر اگربتی کا دھواں جو ہے پھیلنے کے بجائے سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل بچوں، یہ موم بتی جو ہے حرارت خارج کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اطراف موجود ہوا گرم ہو رہی ہے اور یہ گرم ہوا جو ہے اس دھوئیں کو اپنے ساتھ اوپر کی طرف لے اٹھتی ہے. تو بچوں، اس تجربے سے آپ کیا نتیجہ نکالو گے؟ جی ہاں بچوں، جب ہوا گرم ہوتی ہے تو یہ ہلکی ہو جاتی ہے، لطیف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے. بچوں، اس تصور کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. چلیے اب ہم اپنی دوسری سرگرمی پر غور کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں 2 بیکر اور ایک تھرمامیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں، ایک بیکر میں مٹی یا پھر آپ ریت بھی لے سکتے ہیں اور ایک بیکر میں ہم پانی لیتے ہیں. چلیے اب ان دونوں بیکروں کو ہم سورج کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور درجہ حرارت کو بھی دیکھتے ہیں. بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکو گے کہ کون سا والا بیکر پہلے گرم ہو جائے گا؟ جی ہاں، پہلے مٹی یا پھر ریت والا بیکر جو ہے گرم ہو جائے گا. اور چلیے اب ان دونوں بیکروں کو ہم کسی ٹھنڈے جگہ پر رکھتے ہیں. تو یہاں پر ان کی ٹھنڈے ہونے کی شرح کیا ہوگی؟ جی ہاں بچوں، پہلے یہاں پر مٹی ٹھنڈی ہوگی اور بعد میں پانی. اس تصور کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اور چلیے اب ہم ایک ساحلی علاقے پر نظر ڈالتے ہیں. جب سورج کی روشنی زمین اور پانی پر پڑتی ہے تو زمین کے اوپر کی ہوا تیزی سے گرم ہوتی ہے. جی ہاں، ابھی ہم نے تجربے میں دیکھا ہے کہ پہلے کون گرم ہوا تھا وہاں پر؟ جی ہاں، پہلے وہاں پر مٹی یا پھر آپ کی ریت گرم ہوتی ہے. تو یہاں پر اس مٹی یا پھر اس زمین پر موجود ہوا جو ہے وہ پہلے گرم ہوتی ہے. بچوں، جب ہوا گرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، جب ہوا گرم ہوتی ہے تو یہ ہلکی ہو جاتی ہے اور یہ اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر زمین کے اوپر جو ہے یہاں پر ایک کم دباؤ والا علاقہ بنتا ہے. اب اس سمندر پر موجود ہوا اس کم دباؤ والے علاقے کی طرف حرکت کرتی ہے. تو بچوں، دن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہوا کا رخ سمندر کی طرف ہوتا ہے. اب رات میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں، یہاں پر رات میں یہ دونوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ٹھنڈے ہونے کی شرح کیا ہوگی؟ پہلے کون ٹھنڈا ہوگا؟ جی ہاں، پہلے مٹی یا پھر ریت ٹھنڈی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پر موجود ہوا ابھی بھی گرم ہے. اور بچوں، جب ہوا گرم ہوتی ہے جی ہاں تو یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اب یہاں پر ایک کم دباؤ والا علاقہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، زمین پر موجود ہوا اس کم دباؤ والے علاقے کی طرف حرکت کرتی ہے. تو بچوں، رات میں جو ہے یہاں پر زمین سے ہوا جو ہے سمندر کی طرف حرکت کرتی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ہوا کی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی سمت
हरकत हवा के झोंके पैदा करती है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी हवा जो है कभी ठंडी होती है, कभी गर्म हो जाती है, और यहाँ पर दबाव कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। इस तरह से जमीन और पानी के ज़खायर के ऊपर हवा का गैर हमवार तौर पर गर्म होने से चलने वाली जो हवाएं हैं उसी को हम क्या कहते हैं? झोंके कहते हैं। बच्चों, दरअसल यहाँ पर इन झोंकों को मुख्तलिफ अवामिल मुतासिर करते हैं, जैसे कि जमीन की महवरी गर्दिश, हवा के रास्ते में पहाड़ी सिलसिला। चलिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जी हाँ, बारिश। बच्चों, बारिश कब आती है? बिल्कुल सही, जब बादल बनते हैं। तो यहाँ पर बारिश आबी ज़ख़ीरों से होने वाले पानी के तबख़ीर और तकसीफ की वजह से होती है। तो फिर यहाँ पर हवा में पानी के बुखारात कहाँ से आते हैं? दरअसल बच्चों, 3 तरीक़ों से या फिर 3 अमल के ज़रिए हमारे फ़िज़ा में पानी के बुखारात शामिल होते हैं। अमल तबख़ीर, अमल सिरियान और अमल इस्तिखराज। जब सूरज की शुआएं जमीन पर पड़ती हैं और पानी पर पड़ती हैं तो बच्चों, पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है। तो इसी को हम इवापोरेशन या फिर तबख़ीर कहते हैं। अमल सिरियान, यहाँ पर पौधों में पत्तों के जरिए पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है और इसी तरह ये फिजा में शामिल हो जाता है। अमल इस्तिखराज में भी क्या है बच्चों? जानदारों के जिस्म से निकलने वाले फजूल मादे जैसे कि पसीना, ये भी क्या है? फिजा में शामिल हो जाता है। इस तरह से हमारी फिजा में क्या है? पानी बुखारात की शक्ल में आ जाता है। चलिए, अब हम एक सरगर्मी के तहत इसे समझने की कोशिश करेंगे कि बादल किस तरह से बनते हैं। पानी की एक खाली बोतल लीजिए जिसमें पीने का पानी बगता है। बच्चों, इसमें आप 10 से या फिर 5 से 10 ml पानी डालिए और ढक्कन को कसकर बंद कीजिए। इसको खूब अच्छी तरह से हिलाइए और 10 या 15 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, बोतल में मौजूद हवा को पानी सैरशुदा कर देगा। बच्चों, क्या आपको यहाँ पर कोई धुन नजर आई? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब हम इसमें अगरबत्ती का धुआं शामिल करते हैं। अब बच्चों, इस अगरबत्ती के धुएं को शामिल करके हम इसे जितनी सख्ती से हो सके उतनी सख्ती से दबाएंगे। ये देखिए, इसको आप गौर से देखिए। क्या आपको यहाँ पर कोई धुन नजर आ रही है? इस वीडियो को देखिए बच्चों। जितनी सख्ती से हो सके आप इसे यहाँ पर दबाना है। इस सरगर्मी को आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। ये देखिए, कितनी अच्छी सी यहाँ पर एक धुन नजर आ रही है। बच्चों, हवा धुंधली कब होती है? जब बोतल में अगरबत्ती का धुआं शामिल करके दबाव को हम बढ़ाते हैं। दरअसल हम वहां पर क्या कर रहे थे? दबाव डाल रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें धुन नजर आती है। धुएं के जर्रात यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? दरअसल अगरबत्ती के जर्रात पानी की बूंदों के लिए एक मरकज का काम कर रहे हैं और बूंदों को ये जकड़े रखते हैं। बच्चों, इसी तरह हमारे बादल भी बनते हैं। जब हवा पानी की बहुत बड़ी तादाद के साथ ज्यादा दबाव वाले इलाके से या फिर इसके कम दबाव वाले इलाके या फिर इसके बरअक्स जाती है तो बच्चों, गर्म होने की वजह से हवा और पानी के बुखारात ऊपर की तरफ उठते हैं। आमतौर पर हवा में धूल और मिट्टी के जर्रात भी मौजूद होते हैं। क्या आप मुझे बता सकोगे कि ये धूल और मिट्टी के जर्रात किस तरह काम करेंगे? जी हाँ बच्चों, ये
पानी की बूंदों के लिए एक मरकज की तरह काम करती हैं। बच्चों, जब ये बूंदें एक दूसरे से तामील पाकर बड़ी होती हैं और बारिश बनकर ये बरसती हैं। दरअसल बारिश की तरतीब हवाओं की तरतीब पर तय की जाती है, तो इस तरह से हमारी बारिश बरसती है। चलिए बच्चों, अब हम एक और वसीले की बात करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, पानी। पानी के आम जराए कौन से हैं? जी हाँ, नदियां, झरने, समंदर, बारिश वगैरह वगैरह। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सतह जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 75 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, फिर भी पीने के लायक नहीं है। क्यों? जी हाँ, समंदर के पानी में बहुत सारे नमकियात पाए जाते हैं और हमारा जिस्म ज्यादा नमकियात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी इतना अहम क्यों है? क्योंकि बच्चों, तमाम तामीलात जो हमारे जिस्म में खुलियों के अंदर होते हैं, इन मादों के दरमियान होते हैं जो पानी में हलशुदा होते हैं। चलिए एक सरगर्मी हम यहाँ पर देखते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो इलाके हैं। एक इलाके में पानी काफी मिकदार में मौजूद है और एक इलाके में पानी की किल्लत है। तो बच्चों, कौन से इलाके में ज्यादा नबातात, पेड़ पौधे, हैवानात देखने को मिलेंगे? जी हाँ, जहाँ पर पानी मौजूद है, यहाँ पर हमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी इलाके की पानी की मिकदार आप जानना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? जी हाँ बच्चों, बायोडाइवर्सिटी अगर देखना चाहते हैं तो आप क्या है, वहां पर पानी की जांच करना बहुत जरूरी है। पानी को हम आलमगीर महलूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अशिया जो है इसमें हलपजीर होते हैं। चलिए बच्चों, एक और वसीले की बात करते हैं। जी हाँ, वो है हमारी मिट्टी। मिट्टी पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही अहम वसीला है। हमें गिजा, कपड़े, आराम की चीजें पौधों से हासिल होती हैं और बच्चों, ये पौधे मिट्टी में उगते हैं। तो ये मिट्टी कैसे बनती है? जी हाँ, पिछली जमातों में भी आप इसके ताल्लुक से पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही, मिट्टी चट्टानों की तहलील से बनती है और मिट्टी बनाने के लिए सूरज की रोशनी, पानी और हवा, चंद हयातियाती अज्साम जो है मिट्टी बनाने में मदद करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अब ये मिट्टी किस तरह से बनती है। बच्चों, जब सूरज की शुआएं चट्टानों पर पड़ती हैं तो दिन के वक्त ये चट्टानें ठंडे हो जाते हैं और रात में दिन के वक्त गर्म हो जाते हैं। माफ कीजिए, दिन के वक्त गर्म हो जाते हैं और रात में ये ठंडे हो जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है यहाँ पर चलता रहता है, जिसकी वजह से ये चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, ये तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों, पानी भी जो है मिट्टी बनाने में मदद करता है। जब बारिश आती है तो यहाँ पर ये जो बारिश का पानी है चट्टानों के दरमियान दाखिल होता है और चट्टानों की तोड़ फोड़ करता है। इसी तरह बहता हुआ पानी मुसलसल तौर पर उन चट्टानों को कमजोर करता रहता है और चट्टानें एक दूसरे से मस करती हुई छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं और ये पानी के साथ बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जमा भी हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, तेज हवाएं, ये तेज हवाएं भी क्या है, चट्टानों को खत्म कर देती हैं। यहाँ पर क्या है, ये चट्टानें छोटे छोटे जर्रात में यानी कि मिट्टी के जर्रात में तब्दील हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम हयातियाती अज्साम जैसे कि लाइकिन और काई, ये भी क्या है, चट्टानों को कमजोर करते हैं और मिट्टी बनाने में मदद करते हैं। बच्चों, इसके अलावा मिट्टी में बहुत सारे हयातियाती मुर्दा बाकियात भी पाए जाते हैं, जिसको हम ह्यूमस मादा कहते हैं। इस तरह की मिट्टी जो है
بہت ہی مفید ہوتی ہے اور پودے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ چلیے اب ہم مٹی کا کٹاؤ کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بچوں اس سرگرمی کو آپ گھر میں کیجئے۔ ہم 2 ٹرے لیں گے، ایک ٹرے میں ہم مٹی بھر دیں گے اور دوسرے ٹرے میں بھی ہم مٹی ڈال دیں گے، اور ایک ٹرے میں ہم کیا ہے تھوڑے پودے اگائیں گے، جیسے کہ ہرے پودے، جیسے کہ چنے، چاول کے پودے وغیرہ۔ اب ان دونوں کو ہم ترچھا فکس کر دیں گے اور اس میں پانی ڈالتے رہیں گے۔ بچوں کیا آپ مجھے بتا سکو گے کہ کون سے ٹرے سے پانی کے ساتھ مٹی بہ کر چلی جائے گی؟ بالکل صحیح، جس میں کیا ہے، جس میں جی ہاں پودے نہیں ہیں۔ دراصل بچوں یہاں پر مٹی کی بالائی سطح بہ کر جانا ہی کیا ہے، مٹی کا کٹاؤ کہلاتا ہے۔ تو یہ پودوں کی جڑیں کیا کام کرتی ہیں؟ دراصل یہ پودوں کی جڑیں جو ہیں بچوں مٹی کے ذرات کو جو ہے جکڑے رکھتی ہے تاکہ یہ مٹی کے ذرات بہ کر چلے نہ جائیں، کیونکہ بچوں ان مٹی کے اوپر کی جو سطح ہوتی ہے اس میں بہت ساری تغذائی اشیاء پائی جاتی ہیں جو ہمارے پودے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بچوں ہمیں مٹی کے کٹاؤ کو روکنا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ سوچئے۔ بالکل صحیح، ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے اگانے چاہیے جس تاکہ مٹی کے کٹاؤ کو ہم روک سکے۔ چلیے بچوں آج ہم نے کیا سیکھا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زمین کے 3 کروں کے نام بتاؤ۔ یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ جی ہاں، کرے سنگ، کرے آب اور کرے باد، یہ زمین کے 3 کرے ہیں۔ بچوں غیر جاندار جو اس کی مثالیں دیجیے۔ جی ہاں بالکل صحیح، مٹی، روشنی، پانی، درجہ حرارت، تپش وغیرہ، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ غیر جاندار جز ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہماری زمین پر محض ایک کثری فیصد میں ہے۔ کیوں؟ جی ہاں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو کیا ہے پودے اپنی غذا تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے سمندری جاندار جو ہیں سیپ تیار کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں اور ایک آسان سا سوال، جب ہوا گرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب ہوا گرم ہوتی ہے تو اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے۔ پانی کے عام ذرائع کون سے ہیں؟ پانی کے عام ذرائع ندیاں، جھرنے، تالاب، کنویں، نہریں اور بارش۔ مٹی کا کٹاؤ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، مٹی کی بالائی سطح کا بہ کر جانا ہی مٹی کا کٹاؤ کہلاتا ہے۔ چلیے بچوں آپ ہوم ورک یعنی کہ گھر پر کام لکھ دیجئے۔ فضائے کرہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ بادل کیسے بنتے ہیں؟ پانی کی اہمیت بیان کیجئے۔ مٹی کیسے بنتی ہے اور مٹی کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اب ہم اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.